इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, जो बेसिक्स होते हैं। बेसिक्स जैसे उनके मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, कैसे कोई, जैसे आपके पास फैन पड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है या डीसी मशीन है, तो उनका एनालिसिस करना है तो कैसे एनालिसिस करेंगे। पहले उस सर्किट को हम, उस मशीन को हम या फिर उस डिवाइस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इलेक्ट्रिकली उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उसके फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 1 है ये, तो इसमें क्या किस किस चीज़ के बारे में देखना होगा हमें, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फ्लक्स कहाँ से आता है, तो फ्लक्स जो भी मैग्नेटिक डिवाइस होता है, जैसे मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टेंस ये जो ऐसा डिवाइस है जो फ्लक्स का सोर्स होता है, तो इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में कब पढ़ सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस चीज से बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल से बना होता है, जो कि किसका फिनोमिना है, इंडक्टेंस का फिनोमिना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने के लिए हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉइल के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या बात करेंगे, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ा सा डॉट पोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आ रहा है, उसका पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगा। तो डॉट पोलैरिटी वो बताता है कि कौन सा पोलैरिटी होगा, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। तो डॉट पोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम फिर आएंगे एमएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर यहां से पूरा मैग्नेटिक सर्किट स्टार्ट हो जाएगा और मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो फ्लक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हम जानते हैं, फ्लक्स पहला टॉपिक है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है बच्चा फ्लो। फ्लो किस चीज का फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो क्या बोला जाएगा, फ्लक्स। जैसे पानी का फ्लो हो रहा है मतलब वाटर फ्लक्स, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। वैसे ही अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रवाह है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन जनरली मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा टर्म ना यूज करके केवल फ्लक्स टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्लक्स होता क्या है, तो ये होता है अमाउंट और नंबर ऑफ लाइंस या फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस या फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी प्लेन से, जैसे मान लो कोई भी प्लेन है, उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन का मतलब जैसे समझ लो तुम्हारा बोर्ड का ये इतना पार्ट प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये प्लेन है तो इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ चीजें मानते हैं। चलो, जैसे जानते हो जो भी प्लेन होता है उसका एरिया वेक्टर किस तरफ होता है, तो हम जानते हैं हर एक प्लेन का एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर इस प्लेन का हम एरिया वेक्टर बनाना चाहें तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा, क्या इस प्लेन का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, प्लेन की एक्सिस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये क्या है, ये प्लेन का एक्सिस है, तो इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब अगर मान लो इसके आसपास कोई, इस प्लेन के आसपास कोई मैग्नेट रखा हुआ है जिसके कारण इस प्लेन से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर मान लो मैग्नेट जहां रखा हुआ है उसका एक्सिस जो होगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक्सिस होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक्सिस कुछ इस डायरेक्शन में है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एक्सिस का डायरेक्शन इस तरफ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्लेन से जो फ्लक्स फाई निकल रहा होगा, इस प्लेन से
जो फ्लक्स फाई निकल रहा होगा वो कितना होगा, तो फाई इज इक्वल्स टू होगा बी डॉट ए। फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी डॉट ए। यहां पे ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर डॉट प्रोडक्ट को हम हटाना चाहें तो बी डॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। यहां पे थीटा जो है वो क्या है, थीटा इज दी एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच का एंगल है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, मतलब एंगल बिटवीन फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, मतलब थीटा जो हमारा होगा वो क्या होगा, थीटा ये होगा, मतलब एरिया वेक्टर और फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल। यहां पे बी क्या है, यहां पे बी है फ्लक्स डेंसिटी और यहां पे ए क्या है, यहां पे ए है एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन। तो ये क्या है, प्लेन का एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब फाई के बारे में कुछ और चीजें, जैसे फाई का यूनिट क्या होता है, तो फाई का यूनिट जानते होंगे, वेबर होता है, मैक्सवेल होता है और क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस के फॉर्म में भी होता है। जैसे अभी हमने क्या बोला, अमाउंट है या फिर नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स होगा उसके अगर यूनिट के बारे में बात करें तो फ्लक्स का यूनिट जो होगा वो क्या क्या होता है, तो पहला यूनिट हमने क्या बताया, इसका पहला यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे, जिस साइंटिस्ट ने फ्लक्स के बारे में सबसे इनिशियल में बताया था, वेबर, उनके नाम पे दिया गया है नाम। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा यूनिट क्या है, इसका दूसरा यूनिट है मैक्सवेल और इसका तीसरा यूनिट क्या है, इसका तीसरा यूनिट है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। यहां पे कुछ एक रिलेशन हमें पता करना होगा कि जैसे 1 वेबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, या वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन क्या है, तो 1 वेबर इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। तो ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, कई जगह पूछा जाता है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा फ्लक्स मिला हुआ है, ये जो हमें अभी फ्लक्स मिला यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, तो ये कब मैक्सिमम, कब मिनिमम और कब जीरो होगा। तो हम जानते हैं अगर हमें कॉस के बारे में पता चल जाए, मतलब उसके बीच के एंगल के बारे में पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा और इसका जीरो वैल्यू क्या होगा। जैसे इसका जीरो वैल्यू अगर हम पता करना चाहें तो जीरो कब हो सकता है, कॉस का वैल्यू जीरो कब होगा, कॉस का वैल्यू हम जानते हैं हमेशा 90 डिग्री पे, कॉस 90 इज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो, तो उस पे उसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। मतलब थीटा जब 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, देन फ्लक्स विल बी, फ्लक्स आउट ऑफ प्लेन विल बी जीरो। ठीक है, जैसे जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा उस टाइम पे फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब कि जब फ्लक्स डेंसिटीज is perpendicular to the area vector, flux density is the perpendicular to the area vector, या फिर और क्या लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं flux density is in the direction of एक्सिस ऑफ प्लेन, प्लेन के जब एक्सिस में होगा फ्लक्स डेंसिटी तब हमारा क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, ऐसे ही चलो फ्लक्स डेंसिटी कब, फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स क्या होगा जब थीटा क्या हो जाएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा जब 0 डिग्री हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, थीटा 0 होगा तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जो कि 1 होता है। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा b इंटू ए, मतलब हमें क्या मिल गया है, मैक्सिमम फ्लक्स के बारे में पता चल चुका है। थीटा 0 कब होगा, थीटा 0 तब होगा जब अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, अप्लाइड फ्लक्स डेंसिटी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा।
फ्लक्स डेंसिटी is in the direction of area vector, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो ये यहाँ पे हमें फ्लक्स के बारे में पता चल चुका है, ठीक है। प्लेन का एक्सिस अलग होता है, एरिया वेक्टर अलग होता है हमेशा। प्लेन के एक्सिस से एरिया वेक्टर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, मतलब एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हो गया, नॉर्मल के डायरेक्शन में हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि थीटा जो है किसके किसके बीच का एंगल है, प्लेन और फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल नहीं है, प्लेन के वेक्टर, प्लेन के एरिया वेक्टर के बीच और फ्लक्स डेंसिटी के बीच का एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस फ्लक्स के डायरेक्शन के बारे में। तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। अब जैसे मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण और कॉइल के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहीं भी देखेंगे कि करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहां पे फ्लक्स होगा। जैसे बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहले चलो स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक रूल के बारे में जिसको हम बोलते हैं कर्ल रूल या फिर स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये बताता है। जैसे सबसे पहले इसमें अगर मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर इसमें एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अच्छा चलो ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये राइट हैंड थंब रूल पहले क्या बताता है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा थंब है, तो राइट हैंड थंब रूल बताता है कि जो थंब हमारा होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, वो एक डायरेक्शन बता रहा होगा, चाहे करंट का या फिर फ्लक्स का। वो देखते हैं, डिपेंड करता है कि कॉइल लिए हुए हैं या फिर स्ट्रेट कंडक्टर लिए। जैसे स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में कोई एक सीधी चीज करंट का डायरेक्शन बतानी चाहिए। सीधी चीज का मतलब क्या हुआ कि दो चीजें हैं हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो दो चीजें हैं, एक पहला थंब है जो कि एक किसी न किसी चीज का डायरेक्शन बताएगा और वो हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन बता सकता है, चलो ठीक है। और एक क्या है, कर्ल ऑफ फिंगर्स है, उंगलियों का जो घुमाव है वो एक डायरेक्शन बताएगा। अब जो घुमाव है हम बोल रहे हैं कर्ल ऑफ फिंगर्स है, इसका मतलब क्या है, वो घूमती हुई चीज का डायरेक्शन बताएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे स्ट्रेट कंडक्टर लिए हो तो स्ट्रेट कंडक्टर में जो हमारा थंब होगा, स्ट्रेट कंडक्टर में जो हमारा थंब होगा वो क्या बताएगा, स्ट्रेट कंडक्टर में जो थंब होगा हमेशा वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। अगर ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होगा वो किसका डायरेक्शन बताएगा, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स हमेशा फ्लक्स का डायरेक्शन बताएगा। मतलब एक डायरेक्शन थंब बता रहा होगा और एक डायरेक्शन कौन बताएगा, एक डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर्स बताएगा, एक डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर। स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट का डायरेक्शन सीधा जा रहा है मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, फिर फ्लक्स का डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर्स बताएगा, ठीक है। अभी जब हम इंडक्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम जानेंगे, चिंता नहीं करना है कि डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। बस ये जान लेना है कि थंब एक डायरेक्शन बता रहा होगा, कर्ल ऑफ फिंगर्स एक डायरेक्शन बता रहा होगा। जैसे दूसरा अगर हम देखना चाहें कि अगर एक कॉइल है हमारे पास, अगर हमारे पास एक कॉइल है तो उसमें क्या होगा, तो कॉइल में जान रहे हो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, घुमावदार होगा या स्ट्रेट होगा, तो उसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा घुमावदार होता है। जैसे कॉइल का मतलब इसके ऊपर एक चीजें, एक वायर लपेटे हुए हैं, एक वायर अगर लपेटे हुए कॉइल की तरह है तो उसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस सेंस ऑफ वाइंडिंग में ये रहेंगे वाइंडिंग उसी हिसाब से करंट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट घुमावदार होगा। अब अगर कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है, कर्ल ऑफ फिंगर्स किसका डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ फिंगर्स अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो थंब किस चीज का डायरेक्शन बताएगा, तो यहाँ पे थंब हमें फ्लक्स का डायरेक्शन बताएगा। तो थंब से हमें क्या पता चलेगा, फ्लक्स का डायरेक्शन पता चलेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट कंडक्टर
और कॉइल के लिए जो हमारा कर्ल रूल होगा वो अलग अलग होगा, राइट हैंड थंब रूल जो होगा वो अलग अलग होगा। अब इस चीज को अप्लाई करेंगे हम, इस चीज को अप्लाई कहां पे करेंगे, इंडक्टर जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हर एक जगह अप्लाई होगा। इंडक्टर क्या होता है, कॉइल, लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे कि स्ट्रेट कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमें ये चीजें पता चल जाएंगी। अब जैसे कुछ चीजें और क्या, कुछ कन्वेंशन मानते हैं हम। कन्वेंशन क्या मानते हैं, जैसे कोई भी करंट बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, कोई भी करंट बोर्ड से बाहर की तरफ मतलब तुम्हारी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या, जैसे मान लो ये एक एरो है, ये पेन क्या है, एक एरो है, ये तुम्हारी तरफ अगर आ रहा होगा, एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरो का आगे वाला पार्ट तुमको दिखेगा, इसका मतलब डॉट तुमको दिख रहा होगा। तो जो करंट बोर्ड से बाहर आएगा उसको हम किससे दिखाएंगे, अगर हम यहाँ आगे खड़े होके देख रहे हैं, अगर हम आगे खड़े होके देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसके बारे में पता चला, हमें डॉट के बारे में पता चला, ठीक है। अच्छा, और अगर वही एरो तुमसे दूर जा रहा होगा, एरो अगर तुमसे दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या, एरो के पीछे वाला पार्ट दिखेगा, एरो के पीछे वाला पार्ट किस तरह दिखेगा, एरो के पीछे वाला पार्ट हमें कुछ क्रॉस के जैसा दिखेगा, ठीक है। तो चाहे करंट का डायरेक्शन हो, चाहे फ्लक्स का डायरेक्शन हो, चाहे ईएमएफ का डायरेक्शन हो, हम उसे क्रॉस और डॉट से दिखा सकते हैं। तो ये कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि बोर्ड के अगर अंदर जा रहा है इसका मतलब क्या है कि क्रॉस से दिखाएंगे, और अगर बोर्ड से बाहर करंट आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है, तो हम उसको किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। तो इतना कन्वेंशन मानने के बाद चलो स्टार्ट करते हैं इंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले दूसरा टॉपिक है इसमें इंडक्टर, दूसरा टॉपिक है इंडक्टर। अब इंडक्टर होता क्या है, तो इंडक्टर कुछ नहीं होता, इंडक्टर जो भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग वायर हो या करंट कैरिंग कॉइल हो, अगर वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंडक्टर। तो इंडक्टर इज दैट विच स्टोर्स एनर्जी in the form of magnetic field, in the form of magnetic field is called as inductor, ठीक है। अब चलो जैसे मान लो एक स्ट्रेट वायर के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर के बारे में अगर बात कर रहे हो तो स्ट्रेट वायर में क्या होगा, स्ट्रेट वायर में अगर मान लो करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, अगर स्ट्रेट वायर में करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अभी राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग स्ट्रेट वायर देख लेते हैं। स्ट्रेट वायर में, स्ट्रेट कंडक्टर में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो अगर करंट का डायरेक्शन थंब बता रहा है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएंगे, उसमें प्रोड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रेट वायर लिए हो अगर उसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसके चारों तरफ होगा। अच्छा, मतलब इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर फ्लक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स को चलो हम रेड से दिखाते हैं, मतलब इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा हो गया, तो इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, मतलब रेड वाला जो है ये फ्लक्स का डायरेक्शन है। इस फ्लक्स का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, तो ये जो फ्लक्स फाई दिखाए है इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा। मतलब जो भी स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स होगा, फ्लक्स कितना मजबूत होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा अप्लाइड करंट पे डिपेंड करेगा। और इस फ्लक्स का नेचर वही होगा जो करंट का नेचर होगा। अब नेचर बोलने का मतलब क्या हुआ, नेचर बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का नेचर एसी है तो फ्लक्स का नेचर हमारे क्या होगा, एसी होगा। और अगर करंट का नेचर डीसी है, करंट का नेचर अगर डीसी हो गया तो फ्लक्स का भी नेचर क्या होगा, डीसी होगा। तो जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि करंट का जो नेचर होगा और करंट का जैसा स्ट्रेंथ होगा वैसा ही हमारा फ्लक्स का स्ट्रेंथ होगा और वैसा ही फ्लक्स का नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसी और डीसी का क्या मतलब हुआ, एसी का मतलब हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड किए हो तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स मिलेगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स का मतलब अल्टरनेटिंग पोल्स मिलेंगे, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, दो ही तरह के पोल होते हैं। और करंट क्या होता है, एक प्लस डायरेक्शन का करंट होता है, एक माइनस डायरेक्शन का करंट होता है, ठीक है। तो वैसे ही
अगर डीसी इसमें सप्लाई दोगे, डीसी डायरेक्ट करंट दोगे, तो हमें फ्लक्स का नेचर कैसा मिलेगा, एक यूनिपोलर फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। तो फ्लक्स का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये किसके बारे में था, ये स्ट्रेट वायर के बारे में था। लेकिन अगर इसकी जगह सोचो हम एक कॉइल के बारे में ले लेते हैं, कॉइल के बारे में क्यों लेना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा देखते हैं कॉइल क्यों जरूरत पड़ा। तो कॉइल का जरूरत इसलिए पड़ा कि जैसे मान लो अब इसी की जगह तुम एक कॉइल के बारे में लिए होते, तो कॉइल में क्या होगा, कॉइल में हम सबसे पहले n नंबर ऑफ टर्न्स देंगे। n नंबर ऑफ टर्न्स देने का फायदा क्या हुआ, चलो देखते हैं। अब अगर मान लो उतना ही करंट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इसमें I करंट प्रोवाइड किए थे, तो उतना ही करंट हम अपने कॉइल में भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कॉइल में भी हम I ही करंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो कॉइल में अगर I करंट प्रोवाइड कर रहे हो और अगर एक टर्न के कारण, स्टेट कंडक्टर के एक टर्न के कारण फाई फ्लक्स आ रहा है I करंट के कारण, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक टर्न में कितना फ्लक्स आएगा, तो इसमें एक टर्न में मान लेते हैं 5 फ्लक्स आएगा। मतलब एक टर्न के कारण अगर 5 फ्लक्स आ रहा है तो n नंबर ऑफ टर्न्स के कारण कितना टोटल फ्लक्स आ जाएगा, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के कारण टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा n इंटू 5। अगर टोटल फ्लक्स को हम साई से डिनोट करना चाहें तो साइज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे साइज इक्वल्स टू n इंटू 5 हो गया। मतलब यहाँ पे साई भी क्या है, फ्लक्स है, फाई भी क्या है, फ्लक्स है, लेकिन साई क्या है, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स के कारण जो कॉइल में प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है उसके बारे में बता रहा है। और फाई क्या है, एक टर्न के कारण जो I करंट दे रहे हो कॉइल में, उससे एक टर्न में जो फ्लक्स आप प्रोड्यूस हो रहा है वो बता रहा है फाई, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो फाई होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगर लिखना चाहे साइज प्रोपोर्शनल टू फाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, एक बार अगर कॉइल तुम बना चुके हो तो नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है तो साई किस पे डिपेंड कर रहा होगा, फाई पे। अगर साई फाई पे डिपेंड कर रहा, और हम क्या जानते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा जो फाई है ये किस पे डिपेंड करता है, फाई किस पे डिपेंड करता है, जितना अप्लाइड करंट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, साई किस पे डिपेंड कर रहा होगा, साई डिपेंड करेगा आई पे। तो यहाँ पे अगर इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, तो साइज इक्वल्स टू साई इज प्रोपोर्शनल टू आई है। इसका मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो कॉइल का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के बाद क्या आएगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल आएगा, जो कि क्या होता है हमेशा, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब यहां से एक फॉर्मूला और पता चल गया, साइज इक्वल्स टू एल इंटू आई। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब यहाँ पे L जो है वो क्या है, L होगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। चलो यहां से हमें देख के पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के बराबर है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं Li इज इक्वल्स टू n इंटू फाई। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से पता चला L इज इक्वल्स टू क्या होगा, L इज इक्वल्स टू n फाई डिवाइडेड बाई I होगा। तो यहाँ से इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला हमारे पास पता चल चुका है, L इज इक्वल्स टू क्या होगा, n फाई बाई I। जैसे जानते हो रेजिस्टेंस का 2 फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या जानते हो रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, और एक क्या जानते हो R इज इक्वल्स टू V बाई I। तो जो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है वो क्या होता है, वो हमेशा मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला होता है, और जो R इज इक्वल्स टू V बाई I होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन के फॉर्म में फॉर्मूला। वैसे ही इंडक्टेंस का जो ये फॉर्मूला आया है L इज इक्वल्स टू n फाई बाई I, ये किसके फॉर्म में है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं एप्लीकेशन के फॉर्म में है। एप्लीकेशन के फॉर्म में कैसे, यहाँ पे जितना करंट दोगे वैसा ही फ्लक्स आएगा, वैसा ही इंडक्टेंस होगा। तो
वैसे ही हम इंडक्टेंस का एक और फॉर्मूला डेराइव करेंगे जो कि मटेरियल के फॉर्म में होगा, जिसमें एप्लीकेशन से रिलेटेड कि कितना करंट दे रहा है, कितना फ्लक्स आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीजें देखने का, जैसे यहाँ पे जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल लिए हो, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, तभी तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए लाए हो। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.